हेलो दोस्तों, एंटीनेट की डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के कार्य का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए स्थल सेना मुख्यालय, या ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, या ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एनसीसी के कार्य का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय एनसीसी कार्य पर नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखित में कौन नागरिक सैन्य संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नागरिक सैन्य संबंधों से संबंधित है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक गुरिल्ला युद्ध कर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए क्लास बिटर्स, ऑप्शन बी एटिनहम, ऑप्शन सी माओ त्से-तुंग, या ऑप्शन डी टी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक गुरिल्ला युद्ध कर्म का कारक माना जाता है, आपका संस्थापक माना जाता है तो माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग को आधुनिक गुरिल्ला युद्ध कर्म का संस्थापक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कांगो संकट किसके हस्तक्षेप के द्वारा उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांगो संकट किसके हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ था? तो कांगो संकट आपका बेल्जियम के हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में क्या किया था? तो बेल्जियम ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कांगो में पैराट्रूपर्स द्वारा हस्तक्षेप किया था, पैराट्रूपर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना किस अंग का प्राथमिक दायित्व है? ऑप्शन ए महासभा का, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद का, या ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना का किसका दायित्व है? तो वह है आपका सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बना रहे। सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का सिपाही। विश्व का सिपाही भी कहते हैं सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 6। तनाव शैथिल्य को संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए बहुपक्षीय मंत्रणा से, ऑप्शन बी तनाव में कमी से, ऑप्शन सी मित्रता सहयोग से,
ऑप्शन डी, दो राष्ट्रों के मध्य शत्रुता पूर्ण रूप से। तो इसका सही आंसर जाएगा आपको तनाव शैथिल्य को संदर्भित करता है। यह आपका ऑप्शन बी, तनाव में कमी से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युद्ध सिद्धांतों में से किस एक को युद्ध का स्वामी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए, लक्ष्य का चयन और रख रखाव। ऑप्शन बी, आक्रामक कार्यवाही। ऑप्शन सी, सैन्य बल का केंद्रण। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का, तो 7 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्य का चयन और रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 8, यथार्थवादियों ने राष्ट्रीय हित की परिभाषा किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, राज्य अपनी जनता की प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय हित की परिभाषित करती है। ऑप्शन बी, राज्य राष्ट्रीय हित को उस सीमा तक प्राथमिकता देते हैं जिस सीमा तक वे राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने की गारंटी देते हैं। ऑप्शन सी, यथार्थवादी राष्ट्रीय हित को क्षेत्रीय हितों के समान मानते हैं। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय हित का निर्धारण उसका आर्थिक लाभ के मात्र से होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यथार्थवादियों ने राष्ट्रीय हित को परिभाषित किस प्रकार किया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। राज्य राष्ट्रीय हित को उस सीमा तक प्राथमिकता देते हैं जिस सीमा तक वे राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने की गारंटी देते हैं। यह यथार्थवादियों के राष्ट्रीय हित की परिभाषा है। प्रोजेक्ट आदित्य निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, लेजर हथियार। ऑप्शन बी, रडार। ऑप्शन सी, सोनार। या ऑप्शन डी, जैविक हथियार। तो इसका सही आंसर है आपका प्रोजेक्ट आदित्य संबंधित है आपका ऑप्शन ए, लेजर हथियार से। रडार क्या है? तो रडार के बारे में देख लो। तो रडार का पूरा RADAR, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, इसको कहा जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग कहा जाता है। इसका प्रयोग यूएसए की नौसेना में 1940 में किया था। कौन? यूएसए की नौसेना में 1940 में इसका प्रयोग किया। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सोनार को कहा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसको कहा जाता है। इसका उपयोग पानी में वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संघर्ष विश्लेषण के त्रिपक्षीय ढांचे का प्रतिपादन निम्न में से किस के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन। ऑप्शन बी, बेरी बुजान। ऑप्शन सी, मैकिंडर। या ऑप्शन डी, एटी महान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघर्ष विश्लेषण के त्रिपक्षीय ढांचे का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरी बुजान द्वारा किया गया था। संघर्ष विश्लेषण के त्रिपक्षीय ढांचे का प्रतिपादन बेरी बुजान द्वारा किया गया था। विलंब रेखा किस देशों के बीच है? ऑप्शन ए, भारत अफगानिस्तान। ऑप्शन बी, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑप्शन सी, जर्मनी फ्रांस। या ऑप्शन डी, अमेरिका कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा
आपका ड्यूरेंट रेखा किसके बीच है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ड्यूरेंट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है आपका मैगेलान रेखा। मैगेलान रेखा है जर्मनी और फ्रांस। और कनाडा और अमेरिका के बीच है तो यह है आपका 49 डिग्री समांतर रेखा। समांतर रेखा है, 49 डिग्री समांतर रेखा है। क्वेश्चन नंबर 12, यह किसका कथन है कि बजट किसी योजना अथवा नीति की महज एक गणनात्मक अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रिचर्ड बैट, ऑप्शन सी जसजीत सिंह, या ऑप्शन डी रॉबर्ट मैकनारा। बजट किसी योजना अथवा नीति की महज एक गणनात्मक अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, रॉबर्ट मैकनारा का है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व युद्ध के दौरान बड़े युद्धों को रोकने में किसकी मुख्य भूमिका थी? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी द्विध्रुवी प्रणाली, ऑप्शन सी शस्त्र नियंत्रण, ऑप्शन डी शक्ति संतुलन। विश्व युद्ध के दौरान बड़े युद्धों को रोकने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो इसका सही आंसर जाना है आपको ऑप्शन डी, शक्ति संतुलन के द्वारा बड़े युद्धों को रोका जा सकता है। शक्ति संतुलन के बारे में देख ले। शक्ति संतुलन राष्ट्रों के बीच शक्ति का ऐसा संतुलन जो किसी अन्य राष्ट्रों को इतना अधिक शक्तिशाली होने से रोकता है जिससे वह अन्य राज्यों के ऊपर अपनी इच्छा को बलपूर्वक थोपता है, इसी को शक्ति संतुलन कहा जाता है। मॉर्गनथाउ ने शक्ति संतुलन के बारे में कहा, शक्ति संतुलन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण है। मॉर्गनथाउ ने क्या कहा है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संगठनों को उसके उद्भव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला नाम, दूसरा आसियान, तीसरा सार्क और चौथा एससीओ। तो नाम यानी गुप्त निरपेक्ष आंदोलन, इसका उद्भव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1961 में। आसियान का उद्भव कब हुआ? तो ये तो हुआ था 1967 में। सार्क का उद्भव हुआ था, यह हुआ था 1985 में, 8 दिसंबर 1985। एससीओ की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 2001 में। तो पहले कौन आया? तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर जाएगा। व्यवस्थित क्रम है। नाम के बारे में देख ले। नाम क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया में हुआ था। कब? 1961 यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में हुआ था। अब कौन है? आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल्स कहा जाता है आसियान को। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ। कहाँ है? तो बैंकॉक में।
सार्क की स्थापना यह था 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका ढाका में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। संघाई सहयोग संगठन को कहते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुआ था 2001 में। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए अभिकथन ए और तर्क आर के लिए सही कूट चिन्ह कीजिए। अभिकथन ए, बीटो प्रावधान का शीत युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। यह बात तो सही है कि शीत युद्ध में बीटो प्रावधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। तर्ककार क्या कह रहा है? तर्ककार कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन सुरक्षा परिषद का गैर ध्रुवीकरण और लोकतांत्रिकरण करने के लिए है। यह भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर जो आपका दोनों सही है और ए आर की उचित व्याख्या करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, रक्षा बजट के निर्धारण में निम्न में कौन सा वह निर्धारक तत्व है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हित, ऑप्शन बी भय प्रतिरक्षीकरण, ऑप्शन सी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, या ऑप्शन डी तकनीकी क्षमता। तो इसका सही आंसर है आपका रक्षा बजट के निर्धारण में निम्न में से कौन सा वह निर्धारक तत्व है? यह है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भय प्रतिरक्षाकरण। क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा अर्थशास्त्र का एक आधारभूत सिद्धांत है कि ए रक्षा सेनाओं का समस्त व्यय व्यर्थ है, ऑप्शन बी रक्षा जब तक स्थायी एवं विश्वव्यापी शांति की स्थापित नहीं हो जाती रक्षा व्यय की आवश्यकता है, ऑप्शन सी राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा व्यय पर्याप्त होना चाहिए, और ऑप्शन डी रक्षा व्यय एक आवश्यकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। रक्षा व्यय एक आवश्यकता है। रक्षा अर्थशास्त्र का आधारभूत सिद्धांत है कि रक्षा व्यय एक आवश्यकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया था कि क्रांतिकारी विशेषता वाले युद्ध में छापामार कार्यवाही आवश्यक अंग है? ऑप्शन ए एच नासुतिया, ऑप्शन बी वाई बी लेनिन, ऑप्शन सी माओ त्से तुंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने क्या तर्क दिया? इन्होंने तर्क दिया था कि क्रांतिकारी विशेषता वाले युद्ध में छापामार कार्यवाहियां आवश्यक अंग है। क्वेश्चन नंबर 19, सेना की छवि बनाने बिगाड़ने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। यह उद्गार किसका है? ऑप्शन ए अरुण शाह की, ऑप्शन बी डी.के. जोशी, ऑप्शन सी दलवीर सिंह सिहाग, या ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। सेना की छवि बनाने बिगाड़ने में मीडिया की बड़ी भूमिका है, यह किसने कहा? यह कहा था आपका ऑप्शन बी डी.के. जोशी द्वारा कहा गया है कि सेना की छवि बनाने और बिगाड़ने में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20,
किसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का वर्णन व्यक्ति के मस्तिष्कों के लिए स्पर्धा के रूप में किया है? ऑप्शन ए हेनरी किसिंजर, ऑप्शन बी जॉन फास्टर डलेस, या ऑप्शन सी आइजनहायर, या ऑप्शन डी हिटलर। तो इसका सही आंसर जाना आपका 20 का सी आइजनहायर। आइजनहायर ने वर्णन किया कि युद्ध के मस्तिष्कों के लिए स्पर्धा के रूप में किया है आइजनहायर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका ने खाड़ी युद्ध 2 में निम्न में से कौन से समरतंत्र का प्रयोग किया? ऑप्शन ए स्टीम रोलर समरतंत्र, ऑप्शन बी शॉक एंड एयर समरतंत्र, ऑप्शन सी बीटेज क्रीज समरतंत्र, या ऑप्शन डी वेव डिफेंस समरतंत्र। तो अमेरिका ने खाड़ी युद्ध द्वितीय में कौन से समरतंत्र का प्रयोग किया था? तो यह है आपका ऑप्शन बी शॉक एंड एयर समरतंत्र का प्रयोग किया अमेरिका ने खाड़ी युद्ध द्वितीय में। और इस स्टीम रोलर समरतंत्र का प्रयोग किसने किया? तो स्टीम रोलर समरतंत्र का प्रयोग किया है आपका इजराइल द्वारा। इजराइल द्वारा किया गया है। और अब इजराइल युद्ध 1967 में। शॉक एंड एयर को आप समझ ही गए, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किया गया था। अब बीटेज किस समरतंत्र का प्रयोग? बीटेज किस समरतंत्र का प्रयोग जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। और वेव डिफेंस समरतंत्र का प्रयोग किसने किया? तो ये इसने किया था यूएसएसआर ने। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। इसने भी द्वितीय विश्व युद्ध में किया। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।